Sidi ai. Oh, put cái nó tàu bơm mali bo. Kulai mun bơm mali bo. Kulai mun bơm mali ba sidi ko. To. Amal luar eh. Slow. Help me sir. Siapa bukan apa tahu je. Kau. Siapa nak pun saja. Biar jauh vidro bro. सर जय हिंद, कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्र। जय हिंद सर, थैंक यू समय देने के लिए। राजेश, ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू अगेन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल मणिपुर को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। मणिपुर में बिष्णुपुर में असम राइफल के ऊपर हमला होता है, हमारे 2 जवान शहीद हो जाते हैं, 5 जवान हमारे घायल हैं। इसी को लेकर मैंने बातचीत करनी थी क्योंकि इम्फाल से महज 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला हुआ है और ये वो जगह है जहां पर अफस्पा भी लागू नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात की, जो मैंने पूरे वीडियो को एनालाइज किया, जो वीडियो वहां से आए जहां पर ये अम्बुश हुआ है, वो चहल पहल वाला इलाका है। गाड़ियां आ रही हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। थोड़ी दूर पर जो है वहां पर लोगों के घर भी हैं। अभी तक अम्बुश के बारे में जो मैंने सेना से सीखा या सेना ने मुझे जो सिखाया, जो मेरे सीनियर्स आप जैसों ने मुझे सिखाया कि अम्बुश के लिए हम जंगल वाला एरिया हो या रेगिस्तान राजस्थान जैसा एरिया जहां पे पब्लिक मूवमेंट ना हो, वो चुनते हैं ताकि हम सिर्फ आर्मी को टारगेट कर सकें। लेकिन यहां पर पब्लिक के बीच में दोनों साइड से असम राइफल के व्हीकल्स के ऊपर फायरिंग, ये क्या इंडिकेशंस हैं सर? कहा तो जा रहा है कि मणिपुर में सब कुछ ठीक हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना गलत होगा कि मणिपुर में सब ठीक हो गया है। नंबर 1, वहां पे जो मैतीज और कुकीज नागा जो ट्राइब है, जिनके ऊपर झगड़ा है कि प्लेन और हिली एरियाज के बीच में, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है। अभी तक मेरे ख्याल में 250-300 से ज्यादा करीब जो लोग हैं वहां पे अपनी जान खो बैठे। तो ये एक सबूत है कि वहां पे चीजें अभी नॉर्मल नहीं है। सवाल ये उठता है, और जहां तक इस इंसिडेंट का सवाल है, ये इंसिडेंट पहले भी हुई है 2020 के अंदर, 2016 के अंदर, 2018 के अंदर। हाईवेज के ऊपर अटैक कॉमन है यहाँ पे, और ना सिर्फ एक चंदेल डिस्ट्रिक्ट है इसके साथ, वहां भी हुआ है। इसके अलावा आपको नागालैंड में ये अटैक देखने को लगातार मिलते रहे हैं, और कई बार तो इतने ये भयंकर अटैक होते थे कि हाईवेज के ऊपर वो अटैक करके आते थे इतनी बड़ी संख्या में, खासकर नागालैंड में या मणिपुर में, कि वो वेपन भी लेके चले जाते थे। तो ये जो सिचुएशन है ये पहली बार नहीं हुई है। लेकिन सबसे पहले तो मैं उन सोल्जर्स को जो असम राइफल्स के हैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनकी ब्रेव हार्ट्स, उनकी जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है देश की रक्षा में, उनको मैं सलाम करता हूं। उनके परिवार के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। और मान लो कि असम राइफल वहां पे एक बहुत बढ़िया काम कर रही है जी। अभी सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। आर्मी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और अगर ज्यादातर पब्लिक जो है वो नाराज है, उनको लग नहीं रहा है कि वहां पे इसका कोई सोल्यूशन निकल रहा है, क्योंकि इससे पहले जो वहां पे चीफ मिनिस्टर थे 2025 फरवरी में ही वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, और ये 7वां मौका है जहां पर ये प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो ये अब अगर हम बोले कि ये पहली वाली चीजें हो रही है, तो ये बड़ा पुराना किस्सा है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन निकलना जरूरी है जी। और सोल्यूशन को गवर्नमेंट, आई एम श्योर दे मस्ट बी लुकिंग इनटू इट। और दूसरा एंगल जो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो मणिपुर की बाउंड्री है वो म्यांमार से लगती है, जिसको पहले हम वर्मा बोलते थे। बिल्कुल। और चाइनीज जो है वो म्यांमार के थ्रू जो है किसी भी किस्म की साजिश या कंस्पिरेसी कर सकते हैं। तो वो एंगल भी हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट जो है उसको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा, ताकि लोगों के जो ग्रीवियंस है, और सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें। आप ये इंश्योर करें कि आपके ऊपर जो है हाईवे हो या लेटरल रोड्स हो या पहाड़ हो, कोई भी एरिया हो, आपके ऊपर अटैक ना आए। और इसके लिए इन दोनों जो पार्टीज है इनके साथ पॉलिटिकल डायलॉग करना पड़ेगा, और उसके बाद ही कोई सोल्यूशन निकलेगा जब ये दोनों पार्टीज और इनका जो काडर है, क्योंकि इनके पास वेपन्स की कमी नहीं है। अभी सवाल ये है कि इनके पास वेपन कहां से आ रहे हैं।
ये खरीद रहे हैं, कोई इनको बेच रहा है, और उनको वेपन को हम किस तरीके से कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, क्योंकि जब उनके सारे वेपन ले लिए जाएंगे तो उसके बाद इनके ऊपर फर्क पड़ेगा। और दूसरा, आपको वहां पे स्ट्रिंजेंट लॉ बनाने पड़ेंगे। अब कश्मीर में देखिए, पिछले 36 साल से मिलिटेंसी चल रही है, उनके सपोर्टर्स भी हैं, अंडरग्राउंड वर्कर भी हैं, ओवरग्राउंड वर्कर भी हैं, सिंपैथाइजर भी हैं, तो वही हालात जो है इस समय मणिपुर में चल रहे हैं। तो एक कलेक्टिव अप्रोच लगानी पड़ेगी। जितने भी स्पोर्टिंग लोग हैं, पॉलिटिक्स के जो अंदर बंदे जो जुड़े हुए हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, एनजीओस हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन्वॉल्व करना पड़ेगा और एक प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा, जिससे इस समस्या को हम एक परमानेंट तरीके से या तो सॉर्ट आउट कर पाए, या जितना अगर 90% कंट्रोल होता है तो उसको कंट्रोल करें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। एग्री सर। एक तो पॉइंट मेरे और थे जो मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि जो बिष्णुपुर का इलाका है ये मैती बहुल इलाका है, ज्यादातर यहीं पर माइते ही रहते हैं, मतई जिन्हें हम बोलते हैं वो रहते हैं। और जो खबरें अब निकल कर सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए कि पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि माइते का ही एक संगठन है, जो माइते के ही युवक उसके अंदर जुड़ते हैं और म्यांमार से पूरा ऑपरेट करते हैं, उसका हाथ इसके पीछे बताया जा रहा है। तो और सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कुछ कड़े कदम और बड़े कदम हम उठाने वाले हैं आतंकियों के खिलाफ। देखिए, किसी का भी हाथ हो, आप वो जो बीएलए ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं माइती एरिया में, इट्स अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। ओके। और चीजें जो हैं वो ये लिमिटेड नहीं रह सकती, वी हैव टू एड्रेस इट अक्रॉस द बोर्ड। और जब तक लोगों के अंदर, बिकॉज कोई भी जो इंसर्जेंसी है राजेश जी, इसके अंदर दो चीजें बहुत जरूरी हैं जी। ये माओ जेडोंग थे, जो बहुत बड़े लीडर थे चाइना के, उन्होंने ये कहा था कि इंसर्जेंट जो है वो एक मछली के समान है, और वो तैरता है उस पानी से जो लोगों से बना है। और जिस दिन आप पानी को मछली से अलग कर देंगे, वो मछली अलग हो जाएगी। सो दैट इज द रेलिवेंस ऑफ लोकल स्पोर्ट विच दीज पीपल आर गेटिंग। अभी मान लीजिए, मैं स्पेकुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैतेई एरिया में हुआ, कोई जरूरी नहीं है कि मैतेई लोग इसके इन्वॉल्व हो जी। हो सकता है दूसरे जो फैक्शन है उसके ग्रुप वाले भी लोग हो, उन्होंने ये जान के किया हो। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक। म्यांमार बॉर्डर के ऊपर भी और अंदर भी। और इसके अंदर जब तक लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं लिए जाएंगे, लोगों को जस्टिस नहीं दिया जाएगा, इन दोनों जो फैक्शंस हैं इनको इकट्ठे नहीं बिठाया जाएगा, तो इस समस्या का समाधान इतनी जल्दी निकलना बहुत मुश्किल है। ओके सर, ठीक है। मैं दो पॉइंट मेरे और हैं जिनका जवाब मुझे आपसे चाहिए होगा। एक तो पहले असम राइफल को ही लेकर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि असम राइफल वो फोर्स जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट को सेफ रखे, सुरक्षित रखे। जम्मू कश्मीर में भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एमओडी और एमएचए के बीच ये फंसे हुए हैं। ऑपरेशनली वो आर्मी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन उनका एमएचए के पास, लेकिन बुलेट ये नहीं देखती कि ये एमओडी का है या एमएचए का है, ना ही आतंकी देखते हैं। तो क्या सरकार को इसके बारे में एक फैसला लेना चाहिए, क्योंकि पूरा मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है? देखिए, जहां तक असम राइफल के ऑपरेशन का सवाल है, उसमें मेरे को कोई कमी नजर नहीं आती, क्योंकि इनके अपने एक डीजी है असम राइफल्स के, इनके अपने आईजी हैं जो ऑपरेशन देखते हैं, और ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो मेरे को खबर है, असम राइफल इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब। अच्छा, इसके अलावा आपके पास आर्मी भी है एज ए स्पोर्टिंग नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो भी डिप्लॉयड है। तो भी सवाल ये आता है कि जब तक आप इन तीनों के अंदर, देखिए इंटेलिजेंस के अंदर आपकी आर्मी, असम राइफल के साथ, आर्मी के साथ पुलिस, इनको सिनर्जी देनी पड़ेगी। और मेरा जो तजुर्बा है कि हमारे खासकर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहां पे जो पुलिस वालों की तैनाती है वो बहुत कम है। मान लीजिए उनकी ऑथराइज स्ट्रेंथ जो है 100 है, तो आपको 50 या 60 भी नहीं मिलेंगे जी। तो ये गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है। ये मैटर नहीं करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, एमएफए के अंदर आता है। ऑपरेशनली आई कैन टेल यू एंड वाउच फॉर इट, दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब एंड हैट्स ऑफ टू दीज पीपल। और अभी तो मिक्स सिस्टम शुरू हो गया है, इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं एंड आई एम प्रीवी टू इट, दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। ये छोटे मोटे सेटबैक जब आप मिलिटेंसी में है या इंसर्जेंसी में है, जिसको सर बोलते हैं यहाँ जेएंडके में मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी, कंसेप्ट वही है। तो ये आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे विद ए यू नो दैट सॉफ्ट टच।
आपको एक सॉफ्ट अप्रोच जिसको सिविक एक्शन बोलते हैं, आपको तो पता ही है, कश्मीर में भी होते हैं, हर जगह होते थे। मिजोरम में जब मैं मेरी पहली पोस्टिंग थी वहां भी उस समय ये मिजो नेशनल फ्रंट के ऑपरेशन चलते थे। तो ये कॉम्बिनेशन है सिविक एक्शन का, एंड एम इज टू विन ओवर द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ पीपल एंड गिव देम अ हीलिंग टच एंड एड्रेस द मेन इशू व्हिच इज कॉजिंग द ट्रबल। उसमें टाइम लगेगा, बट दैट प्रोसेस हैज टू बी इनिशिएटेड। ओके सर, अब एक आखिरी सवाल जिसको मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि म्यांमार की बात आपने की, बर्मा की बात की, उसके अंदर चाइना की बढ़ती प्रेजेंस, और हाल ही में बांग्लादेश के अंदर अमेरिकन आर्मी के ट्रुप्स का पहुंचना, और चीन और कुकी लैंड की मांग, क्रिश्चियन स्टेट की मांग, और आईएसआई की ढाका के अंदर बढ़ती मौजूदगी, क्या हम इन कड़ियों को जोड़ सकते हैं या जल्दबाजी है? अभी हमें इंतजार करना होगा कि ये सब चीजें मिलकर नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करना चाहती हैं, या जल्दी देखिए, होगी? मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी के अंदर फॉरेन जो हाथ है वो जब तक नहीं रहेगा तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मणिपुर में आप ये मान के चलिए कि आप चाइना को ले लीजिए, म्यांमार के जो ग्रुप्स हैं जिनको पैसे, और ये लोग कलेक्शन करते हैं वहां पे, चाहे जी। उल्फा ले लीजिए या नागा के इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनकी वहां पे कलेक्शन स्प्री चलती है, लोगों से जबरदस्ती ये पैसा वसूल करते हैं। अभी उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है या गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या कर रही है, और ये तो आप मान के चलिए कि जहां भी हमारे देश में जहां भी वल्नरेबिलिटी या कमजोर कड़ियां होंगी, दुनिया की पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, एवरीबॉडी विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट। तो जरूरत क्या है कि हम अपने घर की जो सुरक्षा है और उसके लिए जो कदम उठाने की जरूरत है उनके ऊपर सोच विचार करें, एंड विदाउट मेकिंग मच ऑफ हल्ला बोल्ला अबाउट इट, वी जी। गेट इनटू द ग्राउंड एंड ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। क्योंकि अगर इसको जी। जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो इट मे स्लिप आउट ऑफ हैंड। और यूथ का दे गॉट ए ग्रेट रोल टू प्ले। एक जनरेशन गैप आएगा, अभी पुराने जनरेशन वालों का थॉट प्रोसेस अलग है, नए जनरेशन का थॉट प्रोसेस अलग है। So we have to continue with our policies, soft and hard policy both, दोनों को मिला के, और उसका एक सोल्यूशन जितनी जल्दी हो सके वो उतनी जल्दी निकालना बहुत जरूरी है, देश के हित के लिए, मणिपुर के लोगों के हित के लिए जरूरी है। लेकिन चलिए, जो शहीदों के परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, और असम राइफल को भी सैल्यूट जो इतनी बहादुरी से काम कर रही है। लेकिन थैंक यू सर, कर्नल एसएस पठानी सर, शुक्रिया आपका, आप आए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे बात की। थैंक यू सर, टेक केयर सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस।